नमो नमः। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्यंजन वर्ण एवं उनके प्रकार। इससे पहले आप लोगों ने जाना था स्वर वर्ण और उनके प्रकार। जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्ण को दो भागों में विभक्त किया जाता है, पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं व्यंजन वर्ण एवं उनके प्रकार। तो आ जाइए। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि व्यंजन वर्ण होता क्या है। व्यंजन वर्ण होता क्या है, ठीक है। तो व्यंजन वर्ण क्या होता है, इससे पहले आप लोगों ने जाना स्वर वर्ण के बारे में। तो स्वर वर्ण आप जानते हैं, इससे पहले आप देखे होंगे कि क्या होता है, जिसका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से हो उसे हम क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। ये तो क्लियर है आप लोगों के मन में। अब क्या बात है यहाँ पे व्यंजन वर्ण। कौन सा व्यंजन वर्ण क्या होता है, ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण हम, ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण हम किसकी, स्वर वर्ण की सहायता से, किस वर्ण की सहायता से, स्वर वर्ण की सहायता से करते हैं, उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, व्यंजन वर्ण कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो स्वर वर्ण का उच्चारण किसी भी वर्ण की सहायता से नहीं होता है, बल्कि व्यंजन वर्ण का जो उच्चारण होता है वह किसकी सहायता से, तो स्वर वर्ण की सहायता से होता है। समझ में आ गई बात यहाँ तक। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि व्यंजन अब होता क्या, कौन कौन है, ठीक है। तो इससे पहले भी आप लोग को पता है कवर्ग हो गया, चवर्ग हो गया, टवर्ग हो गया, तवर्ग हो गया, पवर्ग हो गया, अंतस्थ हो गया, उष्म हो गया और संयुक्त। ये सभी व्यंजन के क्या है, सारणी यहाँ पे आपको दिए गए हैं। ये इससे पहले भी चर्चा हम कर चुके हैं। तो जैसे आपको जनरली पूछा जाए कि व्यंजन कितना, तो 33 कहेंगे आप। कितना कहेंगे, 33 यानी 33। अब उसी में दो व्यंजन जो है आपका ये द्विगुण व्यंजन यह जुट जाने के बाद कितना हो जाता है, 35 हो जाता है, 35 हो जाता है ना। और इस तरह से आपका संयुक्त व्यंजन कितना, 4 होता है ना। कौन कौन, क्ष, त्र, ज्ञ और स्र होता है ना। तो इस तरह से आपका ये व्यंजन का हो गया टोटल डिफिनीशन। और कौन कौन से होते हैं व्यंजन ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ तक समझ गए आप लोग। तो फिर मैं रिवीजन कर रहा हूँ, फिर से आपको मैं रिकैप कर रहा हूँ कि व्यंजन वर्ण क्या होता है। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ इस चीज़ को। तो जिसका उच्चारण किसकी सहायता से, स्वर वर्ण की सहायता से हो, ठीक है। कैसे होगा, अब यहाँ समझिए बात को। जैसे अब उच्चारण कीजिए, आपके मन में प्रश्न आ रहा हो कि सर कैसे, आखिर कैसे आप कह दिए कि स्वर वर्ण की सहायता से व्यंजन वर्ण का उच्चारण होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये आपका क। चलिए हम क को उठाते हैं यहाँ पे, देखिए क। अब जरा आप बोलिए तो जरा क, बोलिए 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 क। अब क में क्या है कि अकारांत यानी अ, लास्ट में क्या रहा है, अ आपके स्वर से अ निकल रहा है, अ की ध्वनि निकल रही है क्या, तो अ क्या है, स्वर है ना। अ क्या है, स्वर है। अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ ऊ, री, ये सभी क्या है, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब क्या है, स्वर है। इससे पहले चर्चा हो चुकी है स्वर वर्ण के बारे में, ठीक है। तो जरा क को बोले तो क्या हुआ, क में क्या आया, अ, तो क्या हो गया, ये किसकी सहायता से उच्चारण हुआ इसका, तो स्वर वर्ण की सहायता से हुआ। उसी प्रकार से आप कोई भी व्यंजन का, जैसे यहाँ पे आप च बोलिए, च में क्या अ आ रहा है ना। आप भी बोल के देखिए, उच्चारण करके देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ख में क्या है, अ, ठीक है। इस तरीके से आपका कोई भी व्यंजन का उच्चारण जो है वो स्वर वर्ण की सहायता से होता है। समझ गए बात, कैसे होता है, समझ गए ना बात। चलिए अब हम लोग चलेंगे, कुछ नोट है, जीसीसी नोट, इसको समझिए कि प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर मिला होता है। इससे पहले भी आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में कौन सा, अ स्वर मिला होता है। बिना अ स्वर के व्यंजन होता ही नहीं है। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग कि बिना अ के स्वर के बिना क्या होता है, व्यंजन का निर्माण नहीं होता है। हर एक व्यंजन में अ क्या होता है, छिपा होता है। समझ गए बात। दूसरा नोट क्या है, यहां ध्यान दीजिए, परंपरागत रूप से व्यंजन की संख्या
33 मानी गई है। कितना मानी गई है? 33। यदि आपसे कोई पूछे कि व्यंजन की संख्या या प्रश्न आए कहीं पे तो आप कितना कहेंगे? 33 ही कहेंगे, यानी कि 33 ही कहेंगे। ठीक है, अब 33 जो हो गया आपका व्यंजन हो गया। अब इसी में द्विगुण व्यंजन, ये अरा और अढ़ा, अरा इसको पढ़ते हैं अरा और अढ़ा, कुछ इस पे हम चर्चा करेंगे आगे बात होगी। जब व्यंजन के प्रकार हम पढ़ेंगे तो ये द्विगुण व्यंजन क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो अरा और अढ़ा को जोड़ देने पर इनकी संख्या कितना हो जाएगा? 33 + 2 कितना? 35 हो जाएगा ना। वैसे आपका जनरली क्या होता है? 33 ही, यानी कि 33 ही कहा जाएगा। ठीक है, एक और नोट है कि व्यंजन को हल भी कहा जाता है। हल समझते हैं ना। जैसे आप यहाँ देखिए, एक चीज समझिए, जैसे क में यहाँ पे हलंत, यहाँ क लिखे और यहाँ पे ऐसे तिरछा एक लकीर लगा दिया, आप इसको बोलते हैं हल। कोई इसे हलंत भी कहते हैं। अब हल चूंकि अंत में लगता है, हल चूंकि कोई भी वर्ण के अंत में लगता है, जैसे अंत में लगा कोई हम शब्द लिखे, शब्दों के अंत का जो वर्ड होगा उसी में लगता है, तो ये होता है हलंत भी इसको कहा जाता है। कोई इसे हलंत भी कहते हैं। ठीक है, परंतु शुद्ध अगर मैं बताऊं आपको तो ये हल होता है, तो इसे हल भी कहा जाता है जब भी कोई स्वर रहित व्यंजन, मतलब जिसमें स्वर नहीं होगा, स्वर रहित मतलब स्वर नहीं होगा, लिखते हैं तो उसके नीचे एक लकीर लगा दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हल कहते हैं। मेरी बात समझ में आई? हल क्या होता है? व्यंजन को हल भी कहा जाता है जब कोई स्वर रहित व्यंजन, मतलब जिसमें स्वर नहीं हो, ऐसा व्यंजन जिसमें स्वर नहीं हो, है ना, तो उसमें क्या होता है? हम लोग हल का साइन यानी कि हलंत का ये लकीर जैसा एक लगा देते हैं, इसी को बोलते हैं हलंत भी बोलते हैं। हल लगे व्यंजन को ही शुद्ध व्यंजन माना जाता है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि जो हल लगे व्यंजन होते हैं, कौन सा? जो स्वर रहित व्यंजन होगा। ऐसा नहीं इससे पहले आप जो भी यहाँ व्यंजन हैं इन सब में आप हलंत लगा देंगे, ऐसा भी गलती मत कीजिएगा। यहाँ पे चर्चा क्या है किसका? तो स्वर रहित व्यंजन का, मतलब जिसमें स्वर न हो, जिसमें स्वर न हो। तो क्या होगा? तो जैसे यहाँ पे इसमें लग गया, क में हल लग गया, मतलब क्या हो गया? इसका उच्चारण आधा क हो गया, क्यों, यानी य का उच्चारण इसमें आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये समझ में आ गई बात कि हल भी कहते हैं इसे, और हल क्या होता है? स्वर रहित व्यंजन के साथ लगता है। समझ गए बात? अब चलिए, अब आते हैं व्यंजन के प्रकार में। तो मेरे प्यारे बच्चों, व्यंजन मात्रा या उच्चारण के आधार पर, किसके आधार पर? मात्रा या उच्चारण के आधार पर। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला है आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरा है आपका अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा है आपका उष्म या संघर्षी व्यंजन। कौन कौन? पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा आपका उष्म या संघर्षी व्यंजन होता है। किसके आधार पर? तो मात्रा या उच्चारण के आधार पर व्यंजन को मैंने 3 भागों में बांट दिया। क्लियर? अब एक एक करके मैं तीनों के बारे में बताऊंगा आपको। तो चलिए, आपकी भी इच्छा होगी जानने की, इच्छा है ना? चलिए, स्पर्श व्यंजन क्या होता है ध्यान दीजिए। सबसे पहला आपका आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, स्पष्ट है ना, कि स्पर्श हो, मतलब क्या? छू के निकले, स्पर्श करे, छुए। ठीक है, क्लियर? तो ऐसा व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण कंठ समझते हैं ना, ये कंठ समझते हैं ना। तालु क्या होता है? अंदर, मुंह के अंदर का जो ऊपरी तल, तालु समझते हैं? ये तालु होता है। ऊपर का जो छत होता है वो कंठ के बाद, कंठ से ऊपर जो आपका मुख का ऊपरी छत होता है उसी को कहते हैं तालु कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मूर्धा समझते हैं ना। ठीक है, निचला जो छत होता है उसी को कहते हैं मूर्धा। दंत मतलब दांत। ठीक है, ओष्ठ समझते ही हैं, ओष्ठ मतलब जो आपका होठ होता है उसी को ओष्ठ कहते हैं शुद्ध भाषा में। कि स्थानों पर स्पर्श से होता है उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। फिर से समझिए, तो ऐसा व्यंजन जिसका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, है ना, ओष्ठ के स्थानों के स्पर्श से हो, ऐसा व्यंजन जिसका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, है ना, दंत, ओष्ठ के स्पर्श से होता है उच्चारण, उसी को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। समझ के बात? स्पर्श होने से ही होगा। ठीक है, अब इनकी संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? तो 25 है। कितना है? 25 है। ये तो समझ गए ना, नाम से स्पष्ट है स्पर्श व्यंजन। क्लियर? इनकी संख्या कितनी है? 25।
स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। कौन कौन? तो कवर्ग में ये पांचों हो गया, चवर्ग में ये पांचों हो गया, टवर्ग में ये पांचों हो गया, तवर्ग में ये पांचों हो गया, पवर्ग में ये पांचों हो गया आपका। तो इस तरीके से 5 पंचे 25 ये क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं, जिनका उच्चारण स्पर्श करने से ही, कौन कौन से? तो इन सभी भागों के स्पर्श करने से ही उच्चारण इनका हो, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और ये आपके कितने हैं? 25 हैं। यहां तक समझ में आ गई बात? आ गई ना? अब चलिए, अब हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन। दूसरा जो आपका है वो है अंतस्थ व्यंजन, है ना? अंतस्थ व्यंजन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान दीजिए, ऐसा व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच, जो पारंपरिक वर्णमाला शुरू से चलते आ रहा है उसके बीच, अर्थात स्वरों या व्यंजनों के बीच स्थित हो, स्वर और व्यंजन के बीच स्थित हो, उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्लियर? नोट में क्या है? फिर से मैं इसको दोहरा देता हूं। ऐसा व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण पारंपरिक, है ना, जो आपका वर्णमाला है उसके बीच अर्थात स्वर व व्यंजनों के क्या हो? बीच स्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। नोट में क्या है समझिए, इनका उच्चारण कंठ, तालु, जीव, दंत, ओष्ठ आदि से तो होता है, परंतु किसी अंग का पूरी तरह से स्पर्श नहीं होता है। किसी भी अंग का, इसमें से कोई भी जो अंग है, इससे पहले क्या था? स्पर्श व्यंजन में स्पर्श होने से ही उच्चारण होता था उसका, परंतु यहां क्या है? इन सभी अंगों का कोई स्पर्श आपस में नहीं होता है। समझ गए मेरी बात? अब आइए, नोट में इनकी संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? तो 4। यदि आपसे कोई पूछे कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 4। कौन कौन? य, र, ल, व। अब जरा बोल के देखिए कि क्या उच्चारण करने के दौरान क्या हो रहा है? कुछ स्पर्श हो रहा है क्या किसी का? तो कोई स्पर्श नहीं हो रहा है। य कोई स्पर्श नहीं है, र कोई स्पर्श नहीं है। तो इस तरीके से आपका ये हो गया अंतस्थ व्यंजन, है ना? अब एक चीज और समझिए, य और व को, य र ल व 4 तो हैं ही अंतस्थ व्यंजन, य और व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में ये प्रश्न पूछ देता है ना, कि य और व को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, अर्ध स्वर कहा जाता है। मतलब ना तो ये स्वर है, ना ही व्यंजन, दोनों के क्या है? बीच में है। ठीक है, तो चलिए अब आगे आते हैं हम लोग। यहां तक समझ में आ गई होगा आप लोगों को बात। अब है तीसरा आपका उष्म या संघर्षी। संघर्षी समझते हैं? घर्षण। उष्म या संघर्षी व्यंजन, तो ऐसा व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान, वायु जो अंदर से जो सांस है, वायु है, वह मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण, रगर, उसे कहते हैं रगर, खाकर निकले और उष्मा या गर्मी पैदा करे। उष्मा या गर्मी पैदा करे। जब आप इन कुछ वर्णों को जब उच्चारण करेंगे, आगे मैं बताऊंगा आपको, तो अंदर से लगेगा, है ना, कि मुख वायु से क्या हो रहा है? किसी स्थान विशेष पर घर्षण करके गर्मी पैदा करते हुए क्या हो रहा है? उसका उच्चारण हो रहा है। समझ गए? उसे हम क्या कहते हैं? उष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। फिर समझिए, ऐसा व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण करते समय वायु मुख से या श्वास जो है मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगर खाकर, समझ रहे ना, घिस करके निकले और उष्मा या क्या? गर्मी पैदा करे। ठीक है, उसे हम क्या करते हैं? उष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। यहां तक समझ में आ गए ना? अब आइए, नोट में क्या कहता है कि इनकी संख्या भी क्या है? 4 है। इनकी भी संख्या कितना है? 4 है। कौन कौन? तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह। ठीक है, अब यहां पे जरा बोलिए, तालव्य श लगेगा कि आपको क्या हो रहा है? घर्षण हो रहा है और रगड़ खा करके क्या? गर्मी पैदा कर रहा है। आप उच्चारण करके देखिए, श। ठीक है, आप उच्चारण करके देखिए, आपको ऐसा महसूस होगा। समझ गए मेरी बात? अब हम लोग आते हैं आगे। यहां तक क्लियर हो गया ना? चलिए, अब आइए घोषत्व के आधार पर। किसके आधार पर मेरे प्यारे बच्चों? तो घोषत्व के आधार पर, है ना, कितने? तो घोषत्व के आधार पे ध्यान दीजिए,
है ना। व्यंजन कितने, तो दो प्रकार के, अघोष और सघोष, या जिसे हम घोष भी कहते हैं, ठीक है। अब अघोष की संख्या कितनी है, तो 13 है। कितना है, 13। कोई पूछेगा कि घोषत्व के आधार पे जो अघोष है वो कितना है, 13। वैसे तो व्यंजन 33 ही पूरा करना है हमको, कितना 33 ही पूरा करना है, पता है ना। अब सघोष कितना होगा, तो 20 और 13 को जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। अब चलिए, घोष का अर्थ इससे पहले भी आप जान चुके हैं, क्या होता है, स्वर तंत्रियों में श्वास या ध्वनि का क्या, कंपन, वाइब्रेट, क्या करना, कंपन करना। समझ गए बात। अब अघोष वर्ण, व्यंजन वर्ण क्या होता है समझिए इसको। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, अ लगा हुआ है, मतलब क्या, नहीं होगा, और मतलब नहीं होगा, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अघोष व्यंजन कहते हैं। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। प्रत्येक वर्ग का क्या होता है, जैसे में कौन कौन होगा अघोष, तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन जो होगा वो क्या कहलाएगा, अघोष। अब प्रत्येक वर्ग का, वर्ग कितने, 5 वर्ग होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग होते हैं ना। अब प्रत्येक का, जैसे कवर्ग का यदि हम लेंगे, कवर्ग का पहला व्यंजन क्या होगा, क होगा। उसके बाद क्या कहता है दूसरा, तो क्या होगा, ख होगा, होगा ना। तो क और ख, इसी प्रकार से चवर्ग का च और छ हो जाएगा। तो प्रत्येक वर्ग का 5 ही वर्ग होता है ना, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये 5 वर्ग का क्या करना है आपको, पहला और दूसरा व्यंजन ले लेना है, ठीक है। जैसे पवर्ग है तो क्या होगा, उसमें पहला वर्ण क्या है पवर्ग का, तो प है, प फ ब भ म जानते हैं ना। तो पहला है प, दूसरा है कौन चीज, सॉरी यहां देखिए, पहला है प और दूसरा है आपका ह, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब एक नोट को समझिए आप कि तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स, यह भी क्या है, अघोष व्यंजन ही है। तो जरा ध्यान दीजिए कि यदि आप प्रत्येक का लेंगे पहला और दूसरा, तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 होगा ना, सबका 2-2 होगा, सब 5 वर्ग में से 2-2, तो 5 दूनी 10। समझिए फॉर्मूला को, समझिए, 5 दूनी 10, सब में से 2-2, प्रत्येक 5 वर्ग है तो 5 में से 2-2 लेना है, तो कितना, 5 दूनी 10 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना, 3 यहाँ, तो कितना हो गया, 13। मैंने आपको बताया था ना अघोष कितना होता है, 13। समझ गए बात। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सघोष या घोष क्या होता है, समझिए मेरी बात को। जिन ध्वनियों के उच्चारण में, मेरे प्यारे बच्चों, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, स लग गया, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सघोष या घोष व्यंजन कहते हैं। समझ गए बात। जैसे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, ध्यान दीजिएगा, इसमें सघोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, जैसे कवर्ग है तो कवर्ग का क्या तीसरा होगा, तो ग, क ख ग, क ख ग, तीसरा नंबर क्या आएगा, क ख ग, तीसरे नंबर पे आता है ग। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। मतलब प्रत्येक वर्ग में से 3 आएगा, कौन कौन, तीसरा वर्ग, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण, ठीक है। जैसे कवर्ग का मैंने बताया आपको, ग, घ, अंग, ठीक है। उसका चवर्ग का च छ नहीं होगा, ज झ र आ जाएगा ना। इस तरीके से पवर्ग का क्या होगा, प फ नहीं आएगा, क्या आएगा, ब भ म, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों में से, 5 वर्ग में से, जो 5 आपका वर्ग है उसमें से कितना, 3-3 आएगा, तो 5 तिहाई 15। अच्छा, अब यहाँ पे एक नोट देखिए, य र ल व ह, यह क्या है, घोष व्यंजन है, यह क्या है, घोष व्यंजन है, ठीक है। तो कितना हो गया, 5 तिहाई 15, अब 5 यहाँ तक कितना, 20 हो गया ना। मैंने आपको बताया था ना कि सघोष कितना होता है, 20 होता है। तो फार्मूला यही है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसमें क्या होता है, कंपन होता है। जैसे आप जरा बोल के देखिए, हर एक, मैं इससे पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि जो भी उच्चारण है ना, जो वाला जो भी वर्ण है उसको उच्चारित कीजिए। मैं जिस चीज़ को बोला हूँ सबको उच्चारित करके देखिए कि कंपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जरा देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला बोले तो क में कोई कंपन नहीं होता है, नहीं होता है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए सघोष में आते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, बोलिए जरा क ख, अब बोलिए ग ग, बोलिए ग में क्या कंपन हो रहा है, बोल के देखिए, घ घ घ, बोल के देखिए कंपन हो रहा है। 5वां वर्ण बोल के देखिए कंपन हो रहा है।
प फ में कंपन नहीं है इसलिए वो अघोष है, लेकिन ब भ म, ठीक है, इसमें कंपन है इसीलिए इसको कहा गया है सघोष। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका हो गया घोषत्व के आधार पे व्यंजन खत्म। आशा करते हैं समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है तो हमसे पूछिए, ये आपका हक है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब आते हैं हम लोग अगला टॉपिक, प्राणत्व के आधार पर। यस, प्राणत्व के आधार पर क्या होता है, तो इसके भी दो प्रकार हैं। पहला आपका अल्प प्राण और दूसरा आपका महाप्राण। प्राण का अर्थ क्या होता है, प्राण का अर्थ होता है हवा, है ना। बिना हवा के, बिना ऑक्सीजन के कोई जिंदा नहीं रह सकता, नहीं रह सकता है ना। ठीक है, तो अल्प प्राण क्या होता है, ये तो समझ गए ना कि प्राणत्व के आधार पे व्यंजन को दो भागों में मैंने बांटा। पहला आपका अल्प प्राण और दूसरा आपका महाप्राण। अल्प प्राण कितना 19 होता है और महाप्राण कितना 14 होता है। क्लियर। अब कैसे कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा अभी। अब यहाँ ध्यान, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, अल्प प्राण के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलता है। अल्प मतलब क्या होता है, कम, ठीक है। अल्पायु मतलब क्या, कम आयु। और एक होता है दीर्घायु मतलब कि लंबी आयु होता है ना। तो चलिए, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से क्या कम हवा निकलता है, अर्थात जिनके उच्चारण में हकार की ध्वनि नहीं होती है, हकार की ध्वनि अभी मैं आपको बताऊंगा, हकार की ध्वनि नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, अब जैसे यहां पे क्या हो जाएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला क में कोई हकार जैसी ध्वनि नहीं निकलती है, मतलब इसमें हवा क्या होता है, मुख से कम निकलता है। क्या निकलता है, कम। तीसरा तो क हो गया, उसके बाद तीसरा, दूसरा नहीं, क ख नहीं होगा, ख ख ख में क्या, देखिए ख, बोलिए ख, क्या अंदर से लगा हकार जैसी ध्वनि है ना, मतलब क्या मुख से हवा ज्यादा निकलता है। ठीक है, पांचवा वर्ण अंग, अंग, इसमें भी हकार नहीं होता है। ठीक है, अब यहां देखिए नोट में अंतस्थ य र ल व भी क्या है, अल्प प्राण ही होता है। क्यों, क्योंकि इसमें भी हकार जैसी कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, मतलब इसमें कम ही वायु मुख से निकलता है। ठीक है, अब आते हैं महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में, मेरे प्यारे बच्चों, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलता है, इसमें कम निकलता है अल्प, और इसमें महाप्राण है ना, इसमें क्या निकलेगा, अधिक हवा निकलता है, अर्थात जिनके उच्चारण में हकार की ध्वनि निकलती है, इसमें नहीं निकलती है, अल्प प्राण में नहीं निकलती है, परंतु इसमें निकलती है। समझ गए, उसे हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, महाप्राण है ना, कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, तो जरा बोलिए दूसरा, जैसे कवर्ग का दूसरा क्या, ख, बोलिए ख, लग रहा है आपको, है ना, घसट्टा मार करके, है ना, मतलब हकार मार करके आपकी ध्वनि बाहर निकल रही है। और ऐसा भी आपको महसूस होगा कि आपके अंदर से, मुख से हवा जो है वो अधिक निकलता है। समझ गए बात। उसी प्रकार से च है, बोलिए च, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। छ, जैसे छ बोलेंगे तो वहां पे क्या हकार जैसी ध्वनि नहीं निकलती है, लेकिन च में नहीं निकलती है। उसके बाद चौथा वर्ण में आ जाए, च छ ज झ झ, बोलिए वहां पे हकार जैसी ध्वनि, यानी कि हवा जो है वो ज्यादा निकलता है। समझ में आ गई बात, आ गई ना। अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं आगे। अब समझते हैं, जो मैंने आधार मान के बांटा वो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि द्विगुण व्यंजन का चर्चा शुरू से ही होते आ रहा है। जब मैं वर्ण के बारे में, हिंदी वर्णमाला के बारे में पढ़ाते आ रहा हूँ, वहीं से इस द्विगुण व्यंजन की चर्चा हो रही है ना, जो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। मेरा यही ये रहता है कि आपका हर एक चीज़ में क्लियर करो, ठीक है, मेरा यही मन होता है, कुछ भी ऐसा नहीं, मेरी इच्छा यही है, परम इच्छा यही है कि आपके अंदर जो भी प्रश्न आए मैं उसको क्लियर करते चलूं, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह, है ना, अभी स्टूडेंट ही हूँ। ठीक है, और टीचर वही होता है मेरे प्यारे बच्चों जो खुद पढ़े और बच्चे को पढ़ाए। ठीक है, तो पढ़ना और पढ़ाना टीचर के जीवन में, शिक्षक के जीवन में हमेशा लगा रहता है। तो जरा आप भी, है ना, इस चीज को समझें। तो आ जाइए, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। उत्क्षिप्त भी कहते हैं इसको, उत्क्षिप्त कहते हैं, या इसी को द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, जो क्या होता है, अर और अढ़ होता है। ठीक है, क्या होता है समझिए, जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर, ये जीभ जो है आपका, जीभ वो पहले ऊपर, ठीक है, उठकर मूर्धा का स्पर्श करे,
किसका स्पर्श करे? मूर्धा का। मूर्धा, जीभ का जो पिछला भाग होता है उससे पीछे का भाग उसको बोलते हैं मूर्धा बोलते हैं। ठीक है, आगे हम इस पे एक फिगर लेकर के जो इससे बात पढ़ाएंगे आपको हम भाग 5 में, हिंदी व्याकरण के भाग 5 में जब मैं आपको बताऊंगा तो वहां पे मैं हर एक पार्ट्स के बारे में बताऊंगा, क्या होता है मूर्धा, क्या होता है तालु, सब मैं आपको एक है ना फोटो के जरिए मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बहुत ही शानदार लगने वाला है वो भी भाग आपका। ठीक है, तो उस भाग को भी आप नहीं छोड़िएगा। और फिर झटके के साथ क्या बोले हम कि जिसके उच्चारण में उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर है ना मूर्धा का स्पर्श करे। किसका स्पर्श करे? मूर्धा का। और फिर झटके के साथ, सॉरी है ना, तो यहां पे ध्यान दीजिए, तो जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा का स्पर्श करे और फिर झटके के साथ क्या हो? नीचे आए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका है ना उसे हम क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। समझ में आ गई बात? नोट में देखिए, अब ऐसे वर्ण का प्रयोग किसी शब्दों के आरंभ में ना होकर, ध्यान रखिएगा, ये जो आपका अरा और अढ़ा है इसका प्रयोग आरंभ में यानी शुरू में, किसी भी शब्द के शुरू में नहीं होता है ना। क्या होता है? अंत में होता है, या तो मध्य में होगा और नहीं तो अंत में होगा। ठीक है, शुरुआत में नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखिए मैं एक शब्द लिखूं यहाँ पे सड़क, सड़क है ना, तो सड़क में यहाँ देखिए अर आ रहा है ना, तो ये मध्य में है। मेढक, यहाँ भी क्या है? अढ़ क्या है? मध्य में है, शुरू में नहीं होगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। उसके बाद उसे आषाढ़, आषाढ़ महीने का है ना, महीने का नाम है ना, हिंदी महीना में आषाढ़ आता है, आषाढ़ ज्येष्ठ होता है ना, तो ये आपका हो गया आषाढ़। यहाँ क्या? अंत में है, तो हमेशा ये जो आपका द्विगुण व्यंजन है यह शुरू में यानी आरंभ में नहीं आएगा किसी भी शब्द में। कहाँ आएगा? तो अंत में ही आता है। तो आशा करते हैं आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आइए हम लोग जानते हैं, ये समझ गए ना आप लोग? अब हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे? तो आगत या गृहीत ध्वनियां, यह भी इस पर भी चर्चा हुई थी। ठीक है, तो क्या क्या होता है? क है ना, अ, क, ख, थोड़ा सा मतलब अजीब टाइप का अरबी फारसी के रूप में आपको बोलना है, उसी में मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, ग, ज, फ, इस तरीके से बोला जाता है इस अरबी फारसी वाले को। फ को हम लोग फ बोलते हैं ना, उसमें फ हम लोग बोलते हैं ज, और वहाँ बोले ज, हम लोग बोलते हैं ज, और वहाँ बोला जाता है ज, इस तरीके से बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जैसे आगत या गृहीत ध्वनियां क्या क्या है, तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 है। तो इन तीनों का क्या हो गया? त्याग कर दिया गया। इनका प्रयोग ज्यादा नहीं था, इसलिए इन तीनों को हटा दिया गया। अब आधुनिक हिंदी व्याकरण में अब ज्यादा किसको रखा गया? वर्णमाला में, तो इस दोनों को रखा गया है, जिसे आगत या गृहीत ध्वनियां कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पे देखिए, अ से क्या बनेगा? तो अजीज, जरा ध्यान दीजिए, अ से क्या बनेगा? तो अजीज, है ना। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, सर अ से क्या क्या शब्द बन सकते हैं? तो ध्यान दीजिए, मैं कुछ शब्द आपको बता रहा हूं। अजीज, अजब, अदालत। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही बोलना है आपको भी, अरबी फारसी के थोड़ा सा है ना रूप में। क, कलम, कुर्बान, कहर। ठीक है, इस तरीके से। ख से खातून, ख्याल, खारिज। ठीक है, उसी प्रकार से ग से गजल, गम, गुलाम। ठीक है, ज से जिक्र, जिम्मा, जेहन। ठीक है, उसी प्रकार से फ से फकीर, फरार, फरिश्ता। इस तरीके से आपका क्या है? ये आगत या गृहीत ध्वनियां हैं, है ना, उनसे मैंने कुछ शब्दों को बना करके आपके सामने प्रकट किया। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इस तरीके से आपका व्यंजन और उनके प्रकार आपके हो गए हैं, है ना। द, इंड खत्म हो गए हैं। आशा करते हैं आप लोग को क्लियर हुआ होगा। यदि कोई कठिनाई है, कोई दिक्कत है, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं इससे संबंधित, तो आप हमसे जरूर पूछे, बिल्कुल पूछे, बेहिचक पूछे। मैं आपका प्रश्न जो है उसका उत्तर जरूर दूंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।